तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, और ये क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और हम आज इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरे अच्छी तरह से समझेंगे। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है। चाहे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें या सब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है। लेकिन एक शर्त है, आपको वीडियो को पूरे अंत तक अच्छे तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम आपको अच्छे से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक नोट्स को तैयार करने में घंटों लग जाते हैं, तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जो होती है, जैसे मान लीजिए ये हवा है, ठीक, और ये पानी है, तो माध्यम किसको कहते हैं? माध्यम मतलब रास्ता। ये हवा वाला रास्ता एक माध्यम, पानी वाला रास्ता दूसरा माध्यम, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है ना, तो उसके मार्ग में कुछ विचलन हो जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन में एक सतह पॉलिश किया हुआ रहता है, इसीलिए प्रकाश की किरणें जब उस सतह से टकराती है तो लौट जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर लौटती है, ठीक है, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी, मतलब पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है ना, माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो उसके मार्ग में कुछ विचलन हो जाता है, इसी को प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसके बाद देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी कि देखिए, हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, सभी ये माध्यम है, ठीक है ना, जिसमें प्रकाश गमन कर सकती है। लेकिन याद रखिएगा, सभी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कहता है कि प्रकाश निर्वात या शून्य में, यानी निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा भी ना हो। जैसे चंद्रमा पर क्या है, तो वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर ना हवा बहता है, ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। निर्वात का मतलब शून्य, वहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक। तो याद रखना है आपको कि प्रकाश जो है निर्वात यानी शून्य में सबसे तीव्र गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है। अब देखिए, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 3 × 10⁸, लेकिन ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यदि अगर आप लोग बोलिएगा 3 लाख, तो 3 लाख में आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि 3 लाख पर कितना जीरो होता है? 5 गो जीरो होता है। क्या गो जीरो? 5 गो, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10⁵, लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड लिखना है, ठीक। और हम 3 × 10⁸ लिखते हैं, 3 × 10⁸ मतलब 3 पर 8 गो जीरो, ठीक है ना। तो ये लगभग हो जाएगा आपका 30 करोड़। लेकिन 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, क्या बोलना है? मीटर प्रति सेकेंड। और इसको जब हम किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 3 गो जीरो गायब हो जाएगा, बचेगा 5 गो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश यानी कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग समझ गए होंगे। उसी प्रकार पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो यानी कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद देखिए, कांच में अगर हम बात करें 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, कहता है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। यानी देखिए, घनत्व का मतलब क्या होता है? घना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई कण लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर भी कण है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कण है, तो ये कण देखिए बहुत पास पास है ना, तो ये इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कण जो है बहुत दूर दूर है, तो इसका घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व का मतलब ही होता है घना। समझ गए आप लोग। तो अब देखिए, यहाँ समझिएगा कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, जैसे देखिए पानी है ना, तो पानी का जो कण होता है बहुत पास पास होता है, लेकिन हवा में भी कण होते हैं, छोटे छोटे कण, लेकिन ये थोड़ा
थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो इसका घनत्व कम है लेकिन इसका घनत्व ज़्यादा है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, ये बात याद रखिएगा। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। ठीक, अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है ना, उसे सघन माध्यम कहते हैं। तुलना करना पड़ेगा, यहाँ वायु है और पानी और वायु की अगर हम तुलना करें तो पानी जो है ये सघन माध्यम है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, और हवा हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, यानी कि जिसका प्रकाशीय घनत्व कम होगा उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए एक तरफ कांच है और एक तरफ आपका पानी हो गया, ठीक, तब इसमें कौन सघन माध्यम होगा और कौन विरल माध्यम होगा, तो याद रखिएगा ये जो कांच है आपका, इसमें प्रकाश की चाल पानी की तुलना में कम होती है, मतलब इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ पर पानी हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक, तुलना करना पड़ेगा। देखिए अगर हम वायु की बात करें और पानी की बात करें तो वायु हमारा विरल माध्यम, पानी हमारा सघन माध्यम। अगर हम मान लीजिए कांच और पानी की तुलना करें तो कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा और पानी हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। अब अगर हम हवा और निर्वात की बात करें तो निर्वात हमारा हो जाएगा विरल माध्यम, हवा हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक, तुलना करने पर, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अपवर्तन के नियम को समझिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है ना, वो तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे यहाँ इमेज में आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो हमारा है आपतित किरण और ये जो विचलित हुआ है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है ना। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है वह तीनों एक ही समतल में होता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। इसके बाद देखिए दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये है आपका क्या, सबसे पहले डायग्राम में समझिएगा दूसरा नियम को। देखिए ये वाला आपका दूसरा माध्यम, जैसे जल मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये वाला आपका क्या हो गया, वायु। तो किन्हीं 2 माध्यम, तो 2 माध्यम हो गया हमारा। इसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश के इसके बाद कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, तो ये देखिए प्रकाश का कोई विशेष वर्ण है, ठीक है, जो आ रहा है। अब देखिए जब आएगा तो ये अपवर्तित होता है ना। तो यहाँ पर जब हम अभिलंब डालते हैं तो 2 कोण बनाता है, एक इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो वही है यहाँ पर लिखा गया कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब माप होता है, ठीक है ना। तो आपतन कोण का माप और अपवर्तन कोण का माप का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना, यानी बराबर होता है। तो याद रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसका गणितीय रूप होता है sin I बटे sin R। ये जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसके बाद देखिए हमारा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सो समझिएगा। अपवर्तनांक का मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी माध्यम का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कोई भी माध्यम का अगर मान लीजिए आपका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो आपको याद रखना है ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल के जो अनुपात होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक। यानी कि अगर किसी भी माध्यम का अगर मान लीजिए आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिए, एक बट्टा लगाइए, ठीक, ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे में जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको नीचे में दीजिए और भाग दीजिएगा, जो आपका आंसर निकलेगा वही होगा उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहेंगे। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और पानी में जो प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 होता है, यानी कि
2.25 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए अगर हमको पानी का आवर्तनांक अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, और 3 में क्या करेंगे, जब हम 2.25 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 1.33 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाता है, पानी का आवर्तनांक होता है। ये बात याद रखिएगा, पानी का आवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो 1.33 हो जाएगा। आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा के आवर्तनांक के बारे में, तो याद रखिएगा हीरा का आवर्तनांक जो होता है 2.42 होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा, जो कि सबसे अधिक है। क्या है, सबसे अधिक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस माध्यम का आवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको हीरा दिखाई देगा, हीरा में आपको टिक लगाना है। ठीक, इसके बाद वायु का जो आवर्तनांक होता है ना, वो सबसे कम होता है, और कितना होता है वो भी बता देते हैं, 1.0003 होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक, और निर्वात का जो आवर्तनांक होगा वो 1 होगा। ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक, आपसे यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी का आवर्तनांक 1.33, हीरे का आवर्तनांक 2.42। सबसे ज़्यादा हीरा का आवर्तनांक ही पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण जो है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए झुका हुआ है ना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब एक ले लेते हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर है आपका डायग्राम, देखिए ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम, और ये आपका अभिलंब है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है ना, तो वह बिना मुड़े सीधे अपवर्तन हो जाती है। मतलब वह बिना मुड़े अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो माध्यम, जैसे मान लीजिए पानी है और ये हवा है, अब इस पर अगर हम लंबवत कोई प्रकाश की किरण अगर डालते हैं तो वह बिना विचलित किए सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो ये 3 को पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब अगर मान लीजिए लंबवत पड़ता है तो वह यानी कि बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। ठीक, इतना बात जरूर याद रखिएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया हमारा लेंस के बारे में, जिसका बेसब्री से इंतजार था। यानी कि लेंस कहते किसे हैं, तो सो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय से घिरा रहता है। घिरा नहीं, घिरा होगा, ठीक है ना, घिरा रहता है। यानी कि सबसे पहले लेंस जो होता है वह पारदर्शक पदार्थ होता है, आर पार हम देख सकते हैं, और इसका एक निश्चित आकृति होता है, ज्यामितीय आकृति होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए लेंस जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है ना, जरूर याद रखिएगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद देखिए उत्तल लेंस की परिभाषा की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है, बीच में क्या होता है, मोटा, और किनारों पर पतला होता है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अवतल लेंस जो होता है, याद रखिएगा, यह एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला होता है और किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। ठीक, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए लेंस के विभिन्न रूप की अगर हम बात करें, ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। सबसे पहला है हमारा उभय उत्तल। उभय उत्तल कहने का मतलब होता है जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभय उत्तल बोलते हैं। एक होता है आपका समतलो उत्तल, जिस लेंस का एक तल समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, तो ये क्या है आपका समतलो उत्तल है। एक समतल है और एक उत्तल है। ठीक, तो ये हो जाएगा समतलो उत्तल। एक होता है आपका अवतलो उत्तल, जिस लेंस का एक तल क्या हो, अवतल हो, और एक तल क्या हो, उत्तल हो, इसको क्या बोलेंगे, अवतलो उत्तल बोलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है अवतल लेंस के विभिन्न रूप, सेम वही है। ठीक है ना, उभय अवतल का मतलब होता है आपका दोनों तल क्या होना चाहिए, तो अवतल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, उभय अवतल बोलेंगे। समतलो अवतल का मतलब होता है यानी कि एक तल समतल होना चाहिए, एक तल उत्तल होना चाहिए, सॉरी अवतल होना चाहिए। इसके बाद है आपका उत्तला अवतल, एक तल क्या होगा आपका, उत्तल होगा, एक तल अवतल होगा। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार
देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए लेंस की क्रिया की बात करें, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहला है आपका उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना, यानी कि ये क्या करता है, तो उत्तल लेंस जब प्रकाश की किरण को अगर हम गुजारते हैं तो वह एक जगह क्या करता है, उस किरण को अभिसरित कर देता है। इसीलिए इस लेंस को यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो यह क्या करता है, तो इस लेंस से जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं ना, तो ये यानी कि प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है, ठीक है ना। इसीलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस के नाम से, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह उसको एक बिंदु पर क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस से जब हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं ना, तो वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अपसारी लेंस कहेंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस के दो उपयोग होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, उत्तल लेंस का प्रयोग माइक्रोस्कोप में किया जाता है, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोप है, इसमें किसका उपयोग करेंगे हम लोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए याद रखिएगा, कैमरा जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल का जो फ्रंट वाला कैमरा होता है, यहाँ पर देखिएगा एक अंदर में लेंस लगा हुआ रहता है, वो भी उत्तल लेंस ही होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा नंबर की दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। इसके बाद देखिए आपका है अवतल लेंस के दो उपयोग। अवतल लेंस का प्रयोग दूरबीन में किया जाता है, दूरबीन में किया जाता है किसका, अवतल लेंस का उपयोग। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही भिविया है, याद रखिएगा। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को एक ज़रूर मिलेगा, ठीक, इस बार के एग्ज़ाम में। इसके बाद देखिए हमारा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। तो देखिए हम आपको सबसे पहले बेसिक पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पुस्तक रखा हो या कोई भी मोबाइल ही है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण मोबाइल से टकराकर आपके आंखों तक पहुंचता है, तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। ये बात याद रखिएगा। प्रकाश यानी कि देखिए जो प्रकाश होता है ना, वह किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर सिक्का से क्या हुआ है, तो प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक गया है, लेकिन याद रखिएगा गिलसा में क्या रखा हुआ है, पानी, और पानी हमारा क्या है, सघन माध्यम है। तो जब यहाँ से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक जाता है ना, हमारी आँखों तक, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, इसीलिए अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। यानी कि यहाँ से प्रकाश निकला और सघन माध्यम है ये सब, और इसके बाद कहाँ जाता है, विरल माध्यम में, तो इसीलिए अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है और हमें सिक्का यहाँ पर दिखाई देने लगता है, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग परिभाषा को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि पानी में रखा हुआ सिक्का इसीलिए ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, इसीलिए पानी में रखा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार आप जो पैल्सिंग वाला पूछता है ना कि पैल्सिंग जो होता है यानी छड़ जो होता है वह टेढ़ा हमको क्यों दिखाई देता है, तो ये सेम परिभाषा लिख दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर पानी नहीं, सॉरी, वहाँ पर आपको सिक्का नहीं छड़ का उपयोग करना है, ठीक है। यानी कि यही वाला लिख दीजिएगा वहाँ पर कि सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, तो गलती कर देगा, वहाँ पर छड़ लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखिए है कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए लेंस में दो फोकस होते हैं, कितने होते हैं, दो फोकस होते हैं, जिसको हम लोग F1 और F2 से दर्शाते हैं, ठीक, ये बात याद रखिएगा। और लेंस की जो वक्रता केंद्र होती है ना, उसको हम लोग 2F1 और 2F2 से दर्शाते हैं। जब फोकस 2 है
तो वक्ता केंद्र भी 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो देख रहे हैं F1 और F2 ये आपका फोकस है, क्या है, फोकस, और 2 फोकस होता है। उसी प्रकार ये जो देख रहे हैं 2F1 और 2F2 ये आपका वक्ता केंद्र है, ठीक है। याद रखिएगा वक्ता केंद्र भी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ और पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यानी कि फोकस से लेकर लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और याद रखना है आपको कि लेंस से वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये आप लोग को दर्पण में हमने क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार समझा दिया। इसके बाद देखिए है कि प्रकाशीय केंद्र। अब प्रकाशीय केंद्र क्या होता है सो समझना। यहाँ पर देखिए जो लेंस देख रहे हैं ना आप, इसका जो बीच वाला बिंदु है केंद्रक वाला भाग, ठीक है ना, याद रखिएगा यही होता है प्रकाश केंद्र। यहाँ से प्रकाश गुजारने पर कोई विचलित नहीं होता है, सीधे निकल जाता है, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि किसी लेंस पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रकाशीय केंद्र बिंदु कहते हैं। ये बात याद रखना है, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता कौन है, तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपको कुछ और भी पॉइंट याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ये काहे होती है इसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस धनात्मक होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके बाद देखिए उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब अब हम लोग समझेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखेंगे। कहाँ पर रखे हैं, फोकस पर। ये जो देख रहे हैं ना फोकस पर। तो देखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब उत्तल लेंस में हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये बात याद रखिएगा। उत्तल लेंस में अगर वस्तु को अगर हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपका है कि जब वस्तु को अगर हम F1 और 2F2 के बीच यानी कि देखिए ये आपका फोकस, पहले हमने फोकस पर रखा, अब वस्तु को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यानी कि वस्तु को कहाँ रखे हैं हम, यानी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं, ठीक। तब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सो समझिएगा। तो देखिए कहता है कि जब वस्तु को अगर हम फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनेगा, अनंत और 2F1 के बीच बनेगा, मतलब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच उसका प्रतिबिंब बनता है। ये आपका अनंत हो गया और ये आपका क्या हो गया, वक्ता केंद्र, और बीच में देखिए बना है कि नहीं बना है। तो वही कहता है कि जब वस्तु को अगर मान लीजिए वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, ठीक, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यानी कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक। ये बात याद रखिएगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद देखिए कहता है कि जब वस्तु को 2F यानी कि 2F1 मतलब होता है वक्ता केंद्र, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो याद रखिएगा जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, ठीक। लेकिन वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है ना। इससे पहले बड़ा बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु को हम पीछा करेंगे वस्तु यानी कि छोटा होता हुआ चल जाएगा, ठीक। तो अभी देखिए वक्ता केंद्र पर रखे हैं तो बराबर बना है ना। इसके बाद और पीछे करेंगे तो अब वस्तु क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो बनेगा यानी कि वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जब वस्तु को अनंत, यह इधर मान लीजिए अनंत है और ये आपका होगा वक्ता केंद्र, यहाँ पर अगर उसके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो लेकिन प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये बात जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अगर हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के साइज का, ठीक। इसके बाद देखिए एक और स्थिति आती है कि जब वस्तु को हम लेंस और फोकस के बीच रख देते हैं, यानी कि देखिए लेंस है और
लेंस और फोकस के बीच रख देंगे ना, तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह उसी ओर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु रहता है उसी तरफ बनता है। लेंस और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि लेंस और अनंत के बीच बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब हमारा है अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति। यहाँ पर सिर्फ दो ही स्थिति होती है। याद रखिएगा कि अवतल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो फोकस पर बनता है। अगर मान लीजिए वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और जिस तरफ वस्तु रहता है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। ये बात भी याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनता है, बहुत छोटा बिंदु के साइज का। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दूसरा स्थिति में क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को अवतल लेंस में अनंत और लेंस के बीच रखते हैं, अवतल लेंस में वस्तु को अनंत और लेंस इसके बीच कहीं पर भी अगर आप रख दीजिएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो यानी कि फोकस और लेंस के बीच ही बनेगा, और यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रतिबिंब कहेंगे। ये परिभाषा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज बोलते हैं, एक होता है आभासी जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ इमेज में समझिएगा, ये है आपका उत्तल लेंस, ठीक है ना। इस लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है आभासी प्रतिबिंब। सॉरी, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लीजिए। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा ये हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, तो आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ से प्रकाश की किरण आया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश का किरण निकला और इधर मिलने वाला कोई चांस है नहीं। ठीक, तो याद रखिएगा ये इधर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है बबुआ वो हमेशा सीधा बनता है, ये बात भी याद रखना। ठीक, इसके बाद देखिए हमारा है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। अब देखिए कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में वस्तु हमका हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन याद रखिएगा जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस पर, सॉरी फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनता है और बहुत जो बड़ा बन जाता है। ये आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा होता है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है ना, तो वो वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन जब प्रतिबिंब इधर बनता है तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक और आभासी, ठीक है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब ये इसी भाग बनता था, यानी कि जब अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना था, और जब लेंस और अनंत के बीच रखे थे तो फोकस और लेंस के बीच बना था। ठीक, तो याद रखिएगा
कि अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए लेंस सूत्र की बात करें तो यहाँ से तो कोई प्रश्न बनने वाला है नहीं, न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस सूत्र जरूर याद रखना है, लेंस सूत्र। इसको जब हम 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसमें हम इस लेंस सूत्र को भी सिद्ध करके आपको जरूर बताएंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ पर जो v है ना आपका, ये प्रतिबिंब की दूरी बताता है, u जो है आपका ये वस्तु की दूरी बताता है, और f जो है आपका फोकस दूरी को बताता है। ये बात याद रखिएगा, लेंस बराबर सूत्र जरूर याद रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींच कर बताइए। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति होना चाहिए, युक्ति है जिससे छोटे वस्तु का आवर्धित मतलब होता है बड़ा और आभासी। ठीक है ना, बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक युक्ति है, यानी कि मशीन जिसको बोल सकते हैं, मशीन है जिससे हम छोटे वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर आरेख खींचने के लिए बोल देगा तो ऐसा इमेज आपको दर्शा देना है। ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, और रखा कहाँ गया है, सो देखिए फोकस और लेंस के बीच रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब उधर ही बनेगा। ठीक है ना, यानी कि लेंस के जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, और आभासी बनेगा, और सीधा बनेगा। ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है लेंस की क्षमता, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता होता क्या है, हम आपको सबसे पहले वो समझा देते हैं। किसी लेंस से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, वह जितना उस किरण को मोड़ेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी क्षमता। ठीक है ना, उत्तल लेंस है, यह प्रकाश की किरण को ज़्यादा अगर मोड़ेगा तो इसका क्षमता ज़्यादा होगा, कम मोड़ेगा तो इसका क्षमता कम होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए अवतल लेंस है, ठीक है ना, अवतल लेंस प्रकाश की किरण को ज़्यादा अगर मान लीजिए मोड़ देता है तो उसका क्षमता ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए कम मोड़ता है तो उसका क्षमता कम होगा। ठीक, तो अब देखिए जब ये क्या करता है तो लेंस को मोड़ता है, किरण को मोड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं कि यह अभिसरित कर रहा है, और जब ये इधर मोड़ता है तो इसको बोलते हैं कि अपसरित कर रहा है। तो आपको सीधे डायरेक्ट याद रखना है कि प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा अपसरित या अभिसरित करने की क्रिया क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा यदि अगर आपको याद नहीं होता है तो लेंस द्वारा, ये वाला परिभाषा याद रखिए, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना अधिक होगी। ठीक, अब देखिए लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है बबुआ, वो डायोप्टर होता है, ये बात भी याद रखना। डायोप्टर को हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो D से सूचित करेंगे, और P बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, ये बात भी याद रखना है। P बराबर होता है यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम। ठीक है ना, 1/f होता है, ये बात याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फोकस लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम, तो उस ऑप्शन में आपको टिक मारना है। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र आपको तभी काम देगा जब आपका फोकस दूरी मीटर में दिया हो। यदि अगर मान लीजिए फोकस दूरी आपसे कहा कि 50 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में दे दिया लेकर, ठीक है ना, और बोलेगा कि आप लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो आप P बराबर सूत्र लगाइएगा, 1/, फोकस दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर, लेकिन हम क्या बताए हैं कि ये सिर्फ मीटर में काम करेगा। ठीक है ना, ये वाला सूत्र। तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में अगर दिया रहे फोकस दूरी, तो आपको ऊपर वाला को 100 से गुना कर देना है, और 100 में अगर हम 2 से 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं, तो D से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि किसी उत्तल लेंस की अगर मान लीजिए फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 डायोप्टर हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है। अब देखिए क्वेश्चन है पहला नंबर कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी
0.5 मीटर है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो मीटर में दिया है तो सीधा 1/0.5। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 होगा, 5 दूना 10, 2 डायोप्टर निकल गया कि नहीं निकल गया। इसके बाद देखिए आपका है दूसरा नंबर, यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर में सीधे 100 लिख दीजिए, ठीक है, और नीचे में 25 से भाग दे देना है, कितना आ गया 4, तो 4 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर हुआ आपको कि सेंटीमीटर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे और मीटर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे। इसके बाद देखिए हमारा है आवर्धन। तो आवर्धन समझिएगा, आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। m का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन, क्या होता है, मैग्नीफिकेशन, इसीलिए आवर्धन को m से सूचित करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। काहे नहीं होता है बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक समझ लीजिए कि आवर्धन m बराबर सूत्र क्या होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक, इसके बाद देखिए m बराबर एक सूत्र होता है v बटे u, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब की दूरी दर्शाता है और ये वस्तु की दूरी को दर्शाता है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। इसके बाद वस्तु की जो दूरी है वो मान लीजिए 2 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए मीटर से मीटर तो कट गया और इसको काटेंगे 2। अब हम यहाँ पर कौन सा मात्रक लगाएंगे, तो मात्रक तो कोई भी नहीं बचा है क्योंकि मात्रक सबसे कट गया, इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब m बराबर 2 सूत्र होता है, v बट्टा u भी कह सकते हैं, और m बराबर h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है m आपका आवर्धन है, h डैश आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h वस्तु की ऊंचाई है। आपका यहाँ पर हो जाएगा v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए लेंसों के निर्देशांक चिन्ह को भी आप लोग एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेंस के मुख्य अक्ष को निर्देशांक x और x डैश द्वारा दर्शाया जाता है, यहाँ पर सोच समझिए, यानी कि इधर को क्या कहेंगे, x कहेंगे, इधर को x डैश से समझाएंगे। जो हमारा होता है ना ये वाला, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो इस इधर वाले को x डैश से और इधर को x से दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए कहता है कि सभी दूरियां जो होती है वह प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। ये वाला जो हमारा केंद्र है, ठीक है, यहीं से हमारा सभी दूरी मापा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद कहता है कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण इधर से आता है, तो आपतित दिशा से यानी कि आपतित किरण की दिशा से मापी गई सभी दूरियां, इधर अगर माप रहे हैं इधर की ओर, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हम माप रहे हैं, ठीक है ना, इधर की ओर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद कहता है कि लेंस के प्रधान अक्ष x और x डैश के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, यानी कि ऊपर की ओर हम मापेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा धनात्मक होगा, जबकि नीचे की ओर अगर मापते हैं तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका प्रिज्म वाला टॉपिक है। ये देखिए टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, किसमें मानव नेत्र के बारे में जब बता रहे थे, तो उसी में हम आपको प्रिज्म के बारे में बताए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि अगर आप लोग वहाँ पर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए, मानव नेत्र का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि अगर आप उसे भी पूरा देख लेते हैं तो आप भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।